Hi students, good morning. This is Sukrut Bhushan here from SSB Institute, Mumbai. I hope you all are fine. Again, staying back home is not easy. I can completely understand. And there are multiple vacancies that are coming up. Example, CDS, NDA and AFCAT are already being scheduled for 2020. And also there are some examinations like IBPS, SBI will be also scheduled to this year. Okay, chalo. This is a video. This is the part 2 of idioms and phrases that I have made. And I hope that you have completed the part 1, which is also there in the playlist. Welcome to our Smartly YouTube SSB channel. You can comment if you want any other important topic that I want to be taken. ठीक है, चलो start करते हैं. Headphones लगा लो आपके. Important है ताकि आप कोई point miss ना करो. और try to play this video in 360 so that for the better quality. और download करके रख लो आपके playlist में YouTube पे. And you can watch it anytime. ठीक है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन से पहले इसको देखना है तो आप देख सकते हो. चलो ठीक है, कीप योर नोटबुक्स रेडी, कीप योर पेन एंड पेपर रेडी एंड स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, स्टार्ट करें. ग्रेट. चलो नाउ ऑल इंपॉर्टेंट इडियम्स, ये पार्ट 2 है. एंड ऑल इंपॉर्टेंट इडियम्स विल कम फॉर 5 marks for all banking and SSC insurance examination. For CDS and NDA students who are giving defense examination, remember it comes for 10 marks. Excuse me. All right, चलो स्टार्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू पिक अप. ये बहुत ही लंबी छोटी लिस्ट मैंने बनाई है और पॉइंट्स दैट हैव बीन हाइलाइटेड इन येलो, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेड दिस आर द क्वेश्चन दैट माइट कम इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, अच्छा एक चीज और एक याद रखना, जब भी आपको कोई ईडीएम आए, ईडीएम का मतलब होता है मुहावरे, जब भी आपको कोई ईडीएम या फ्रेज दिखे एग्जामिनेशन में, उसको इंग्लिश टू हिंदी में मनी मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, आपको जवाब मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. A bird in the hand is worth two in the bush. Having something that is certain is much better than taking a risk for more. हम कहते हैं ना कि मैं आपको अगर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूं तो दो नाव में पैर मत रखो, आप डूब जाओगे. ऑल राइट, दो चीजों को हाथ में मत रखो, दो चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो दोनों चीजें नहीं होगी और वो बहुत ज्यादा रिस्की है. A bird in the hand is worth two in the bush. आपके हाथ में जो है उसके ऊपर ध्यान दिया करो. A bird in the hand is two in the bush. Do not concentrate on multiple things. All right. Blessing in disguise. Something good that isn't recognized by first. For example, sir, I started reading English articles in newspaper, and to my blessing in disguise, the same article came in the paper. दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ. सर मैं गाड़ी चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग अ कार एंड ऑल ऑफ अ सडन माई कार टायर गॉट पंचर्ड. ठीक है, अभी टायर पंचर होना ये बुरी बात है. ऑल राइट, अभी हुआ यूं, ये स्टोरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इडियम कैसे यूज किया जाता है. टायर पंचर हो जाने के बाद पता चला उस इंसान को कि 2-3 किलोमीटर के आगे एक एक्सीडेंट हो चुका है. सो how will you use this blessing in disguise? Sir, blessing in disguise, my tire got punctured and I was saved by an accident. कुछ बुरा होता है बट वो अच्छे के लिए बुरा होता है, उसको कहते हैं blessing in disguise. All right, okay. Bull in China shop, ये आने के बहुत चांसेस है. What does it mean? Bull in China shop का मतलब होता है one who causes damage. Bull का मतलब होता है एक हम बोलते हैं राइट, बुल मतलब सांड. अगर चाइना शॉप में जहां पर आपको चाइना कटलरीज मिलते हैं, मतलब कांच का सामान, अगर आप एक बुल को चाइना के शॉप में लेके जाओगे तो कुछ बचेगा नहीं. तो आपको इसे ऐसे याद रखना है. अ बुल इन चाइना शॉप मींस जब आप एक बुल को चाइना शॉप में लेके जाओगे, it will definitely cause a damage. Correct? All right, great. A chip on your shoulder. It's a very, very important idiom. Being upset for something that happened in the past. कुछ ऐसी दुर्घटना जो हमारे अतीत में हुई है उसको सोचकर अभी दुखी होने को कहते हैं a chip on your shoulder. Now how will you remember this? It's very simple. अगर हमें पास्ट को देखना है तो हम क्या करते हैं, हम पीछे देखते हैं. हमारे शोल्डर के पीछे देखने को कहते हैं पास्ट को देखना. ऑल राइट, तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा. यू कैन रिमेंबर इट. मतलब अगर पीछे देखना है, अगर कोई हमें पुकार रहा है तो हम क्या करेंगे, ओवर द शोल्डर देखेंगे. करेक्ट. सो इडियम का मतलब क्या होता है, अ चिप ऑन योर शोल्डर, बीइंग अपसेट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. दुखी होना जो दुर्घटना
हमारे अतीत में, हमारे पास में हुई है। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, दिस मीन्स एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। जो चीज बहुत ही आसानी से मिलती है उसको कहते हैं अ डाइम अ डजन। ऑल राइट, सी वट एवर आई एम नॉट हाईलाइटिंग, इसका मतलब यही नहीं है कि आप पॉइंट नंबर 7 को लोगे नहीं, मैं इंपॉर्टेंट ही ले रहा हूं, हाईलाइट किए हुए जो प्रीवियस ईयर्स भी पूछे हैं और वो इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो दैट डज नॉट मीन कि यू विल नॉट रीड पॉइंट नंबर 7। अ डाउटिंग थॉमस, अ skeptic who needs physical and personal advice and evidence in order to believe something। अ skeptic, skeptic का मतलब होता है जो हमेशा शक करता है। अ डाउटिंग थॉमस, ठीक है, जो हमेशा शक करता है और उसको हमेशा एक प्रूफ चाहिए होता है, उसको कहते हैं डाउटिंग थॉमस। अ ड्रॉप इन द बकेट, बकेट का मतलब आपको पता है हमारी जो बाल्टी होती है उसके अंदर एक बूंद पड़ना, इसका मतलब होता है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लिटरली अगर वो इंग्लिश ईडियम का ट्रांसलेट करोगे, एक बूंद बकेट में गिरने का मतलब होता है कुछ छोटी चीज बड़े चीज में जाना, अ वेरी स्मॉल part of something big or whole. For example, so my contribution to the meeting was like a drop in the bucket. सर मेरा जो कंट्रीब्यूशन था मीटिंग में, it was like a drop in a bucket. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। A fool and his money are easily parted. It's easy for a foolish person to lose his money. बेवकूफ जो होते हैं उनके पास कभी पैसा नहीं टिकता। This is what the idiom is trying to say. Understood? A fool and his money are easily parted. Understood? That is what it is trying to say. A gentleman at large, an unreliable person, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको मार्क करो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है बट अभी मैं कर रहा हूं। एन अनरिलायबल पर्सन मतलब जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अ जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट लेवल, अ ग्रीन हॉर्न, जिसके पास तजुर्बा नहीं है। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अंडरस्टूड, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अंडरस्टूड, क्लियर। A house divided against itself cannot stand. Everyone involved must unify and function together or it will not work out. A house divided itself, इसका मतलब जो घर के लोग टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो यूनाइटेड नहीं है, वो घर कभी नहीं टिकता। हाउस का मतलब होता है परिवार, घर नहीं। तुम लोग का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, यू नीड टू बी अ गुड रीडर। लोग क्या करते हैं, हाउस का मतलब लिटरली घर समझते हैं। घर नहीं बिखर सकता। घर बिखरना मतलब होता है अंदर जो फैमिली मेंबर्स है वो अगर बिखर गए तो हम ये इडियम यूज करेंगे, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। जो घर बिखरा हुआ है वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। राइट इट डाउन। पॉइंट नंबर 13, लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट, ये मेरा फेवरेट इडियम है। A leopard can't change his spot. All right. What does it mean? हम बोलते हैं ना कि भैया ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। जो आपका स्वभाव है वो आप नहीं बदल सकते, ठीक है। अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स, अगर मैं इसको बताना चाहूं, आपने शेर, पैंथर्स एंड लेपर्ड, उनके बॉडी के ऊपर एक स्पॉट होता है तो वो चेंज नहीं कर सकते। हम उनके स्किन के कलर से पता लगता है कि भाई वो कौन सा टाइप ऑफ एनिमल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट। जो लेपर्ड है वो अपने स्किन का कलर नहीं चेंज करता है, इसलिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने आप का स्वभाव नहीं बदल सकते। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। ओके, पॉइंट नंबर 13, a low a lost cause, a hopeless case, a lost cause, a hopeless, बस इतना याद रखो, ठीक है। सर द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू क्लाइम अ माउंटेन इज अ लॉस्ट कॉज। ओके, कॉज का मतलब होता है एक वजह, एक पर्पस। जिस पर्पस में कोई मतलब नहीं है उसको इडियम बोला जाता है अ लॉस्ट कॉज। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ वीक पर्सन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ वीक पर्सन। ओके, पॉइंट नंबर 17 पे ध्यान दो। A penny saved is a penny earned.
A penny saved is a penny earned. इंसान अमीर पैसे बचाने से बनता है, खर्चा करने से नहीं. By not spending money, you are saving money. When you save money, you're earning money. When you earn money, you become rich. ठीक है? This is what it is trying to say. Point number 18. A picture paints 1,000 words. एक पिक्चर 1,000 वर्ड्स बोलता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान पेंटिंग करता है उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है. एक इंसान अगर एक किताब लिखता है तो वो किताब लिखने में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो 1,000 वर्ड्स. तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से कि भैया अगर आपने एक फोटो ले लिया या तो एक पिक्चर बना दिया तो वो बहुत सारी चीजें जाहिर करता है. अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स. A visual presentation is far more descriptive than words, is what it is trying to say. Point number 19. A piece of a cake. सिंपल है. पीस ऑफ अ केक का मतलब समथिंग दैट इज वेरी वेरी इजीली अकम्प्लिश्ड, जो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है. बच्चों पॉइंट नंबर 20. अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ माइल्ड पनिशमेंट. स्लैप ऑन द रिस्ट, अ माइल्ड पनिशमेंट. ओके, नेक्स्ट 22nd. 21 का मतलब होता है अ स्टॉकिंग हॉर्स, दैट मीन्स प्रिटेंस. ऑलराइट. 22nd. अ स्टील, very inexpensive. A bargain. Steel, very inexpensive. A bargain. Okay, very inexpensive का मतलब समझ में आ रहा है कि जो चीज सस्ती होती है उसको बोलते हैं a steal. It's an idiom. 23rd. All right, let us go to 23rd. Just hold on for a minute. Okay, let us go to topic number 23rd. A taste of your own medicine. A taste of your own medicine. इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं बताता हूं. A taste of your own medicine का मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी. हमारे हिंदी में एक बहुत ही फेमस मुहावरा है, जो करोगे वो भरोगे. What you give to the world gives it back to you. When you are mistreated the same way you mistreat others. आप अगर लोगों के साथ बुरा करोगे आपके साथ भी बुरा होगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है. इससे यूज कहां किया जा सकता है. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू अप्लाई दीज इडियम्स, माय फ्रेंड्स. सुनो, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. चोर के घर पे जब चोरी होती है तो लोग बोलते हैं अभी समझ में आया, नाउ यू टेस्ट योर ओन मेडिसिन. जब तू चोरी करता है औरों के लोगों के घर पे तो उन्हें कैसा लगता होगा. अब जब तेरे घर पे चोरी हुई है, अब तुझे जो लग रहा है ना, सो टेस्ट योर ओन मेडिसिन. ठीक है. 25th पे ध्यान दो. अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग इसका मतलब होता है अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस. कोई अपने आप एक बहुत ही डेंजरस पर्सन है जो दिखाता है कि वो हार्मलेस है, जो दिखाता है कि वो डेंजरस नहीं है. वुल्फ का मतलब आपको समझ में आ गया, भेड़िया. शीप का मतलब होता है बकरी. जब भेड़िया शीप के मतलब बकरी के रूप में आएगा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके जैसा पहनाव करके आएगा तो लोग डरेंगे नहीं ना. दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. ऑलराइट, गो टू क्वेश्चन नंबर 30. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन जस्ट टॉक अबाउट इट. बातें कम करो, काम ज्यादा करो. ठीक है. एग्जांपल देता हूं. विराट कोहलीज बैट और विराट कोहलीज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन हिज वर्ड्स. ओके. 30th, इस पे ध्यान दो. एड फ्यूल टू फायर. जब दो लोग झगड़ते रहते हैं ना तो हम क्या करते हैं उसमें, हम नहीं मतलब इन जनरली लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, झगड़ा हो रहा है तो उसमें और बोलते हैं ना आग में तेल डालना. एडिंग फ्यूल टू फायर इसका लिटरली मतलब ये होता है व्हेन टू पीपल आर फाइटिंग, व्हाट इज हैपनिंग, आप उसके अंदर और आग भड़को ताकि वो झगड़ा बड़ा हो जाए. Okay, whenever something is done to make a bad situation even worse than it is, you add something so that it becomes more worse.
30 सेकेंड, अगेंस्ट द क्लॉक, इसका मतलब होता है रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम, मतलब घड़ी के अगेंस्ट जाने का मतलब होता है भाई मेरी घड़ी मेरे साथ ही नहीं देती, हमेशा मेरे से अगेंस्ट ही देती है, मतलब मेरे खिलाफ रहती है। इसका मतलब ये बंदे के पास कभी वक्त नहीं होता। 36 पे ध्यान दो एवरीवन, लुक एट टॉपिक नंबर 36, इस पे ध्यान दो। ऑल बार्क एंड नो बाइट, हमारे हिंदी में भी एक मुहावरा है, कुत्ते जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। जो लोग बड़बड़ करते हैं वो कभी डेंजरस नहीं होते। ठीक है, आई बात समझ में? ऑल बार्क नो बाइट। 37 पे ध्यान दो। ऑल ग्रीक टू मी, meaningless and incomprehensible, like someone who cannot read speak. What is it trying to say is all Greek to me का मतलब भैया जो तूने लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है? तो आप एक इडियम मुहावरा बोलोगे, this is all Greek to me, what have you written, I can't understand. It's not because it is not because the language is different, is because you know the language but you're not able to understand it. कभी कभी एक बहुत हाई आर्टिकल आ जाता है, आप ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ते हो पेपर में से, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, सर दिस इज ऑल ग्रीक टू मी, क्या है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके नेक्स्ट बच्चों, 38 आपको लिखना है, 40 आपको लिखना है। ठीक है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पिकअप कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछा जाएगा। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। ओके बच्चों, चलो टॉपिक नंबर 39, ऑल इन द सेम बोट। हम कहते हैं ना भाई, तू जिस नाव में है खड़ा है उसी नाव में मैं भी हूं। इसका मतलब when someone is facing the same challenge and the problems, कोई अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसको बोलोगे बेटा मैं भी उसी प्रॉब्लम में हूं, all in the same boat. All of a sudden, everyone knows it, without warning, all right, acceptable, fine, yes and okay. Alpha omega, what does this mean? मतलब फर्स्ट इन द लास्ट ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। तो आप लोगों को मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द इंग्लिश टॉपिक्स, मतलब हम स्टार्ट से लेके एंड तक इसको खत्म करेंगे। कूल। नेक्स्ट, एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव, एक पैर और एक हाथ, इसका लिटरल मतलब होता है बहुत ही महंगा। एन आई वॉश, अ प्रिटेंस, व्हाट डज दिस मीन्स? अ प्रिटेंस का मतलब होता है, समझो बिल्कुल, चलो, एन आई वॉश का मतलब होता है, हम कभी कभी हिंदी में एक मुहावरा है हमारा, आंखों में धूल झोंक देना, इसका ये ऑपोजिट है। आंखों पे पानी मार देने का मतलब होता है जो मुझे आज तक धुंधला दिख रहा था, जो गलत है, जिसके ऊपर मैं विश्वास कर रहा था, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर आई वॉश हुआ है। एन आई वॉश। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 46, एन आयरन हैंड बाय फोर्स। एन आयरन हैंड का मतलब होता है बाय फोर्स। मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इंडियन आर्मी यूज्ड एन आयरन हैंड टू रिटेलिएट पाकिस्तान टेररिस्ट। ओके, एन आयरन हैंड। ओके, दिस एन आयरन हैंड का मतलब होता है बाय फोर्स। नेक्स्ट, एन एप्पल टू माय आई, ये मेरा फेवरेट है। एन एप्पल टू माय आई, इसका मतलब क्या है लिख लो। ठीक है बच्चों, राइट दिस डाउन। एन एप्पल टू माय आई का मतलब होता है जो चीज आपको बहुत ही खूबसूरत दिखती है उसको हम बोलते हैं एन एप्पल टू माय आई, someone who is cherished above all others. For example, so the government officer was an apple to my eye with the exuberant personality that he carries. एप्पल है ना, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, हम बाकी के फलों को देखोगे तो सारे ग्रीन हरे कलर के होते हैं, कलिंगड़ हरा होता है, केले हरे कलर के होते हैं, अंगूर हरे कलर के होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एन एप्पल, पेयर हरे कलर का होता है, बट एप्पल आपको दिखता है रेड कलर का, तो वो दिखने में बहुत अच्छा है। So there is where the idiom comes that apple to my eye, मतलब जो चीज दिखने में अच्छी है उसको कहते हैं हम apple to eye. So my wife is an apple to my eye. माँ बच्चे को बोलेगी कि मेरा बेटा is an apple to my eye. ठीक है, as high as kite, ये लिखो, as high as kite.
anything that is high up in the sky, anything that is high up in the sky. ठीक है, so my confidence is as high as a kite. so मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ऊपर चला गया है. ये 54th पे ध्यान देना, एट हार्ट, इसका मतलब होता है फंडामेंटली. एट हार्ट का मतलब होता है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक होती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटली. एट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द हार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, एट 6 and 7 persons who are having different opinion. घड़ी के कांटे में होता है ना कि एक 6 पर एक 7 पर है, इसका मतलब दो इंसानों के ओपिनियन अलग अलग है. So my mother and me are at 6 and 7. मैं और मेरी माँ are at 6 and 7. मैं कुछ बोलता हूँ, मेरी माँ कुछ और बोलती है. ठीक है, हमेशा माँ, वो हालांकि अलग बात है कि माँ हमेशा राइट होती है, तो तुम लोग भी जरा ध्यान देना. ठीक है, ओके. At a drop of a hat, excuse me, correction. At a drop of a hat, इसका मतलब willing to do something immediately. बच्चों लिखो. अगर मैंने आपको कहा स्टार्ट रीडिंग एन आर्टिकल फ्रॉम हिंदू ओपिनियन एंड एडिटोरियल, आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, तो व्हाट विल यू से? सर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग, वी आर विलिंग टू डू इट इमीडिएटली. ठीक है बच्चों, 60 सेकंड पे ध्यान देना. बैक सीट ड्राइवर. बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है जो इंसान गाड़ी चलाता है उसके पीछे वाला इंसान गाड़ी के ड्राइवर को बोलता है तुझे करना क्या है. मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं. विराट कोहली मे बी द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बट रवि शास्त्री इज अ बैक सीट ड्राइवर. ठीक है, जो एक्चुअली गेम को चलाता है उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर. सर आई एम द मैन ऑफ द हाउस बट माई मदर इज अ बैक सीट ड्राइवर. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर और लेता हूं. समवन हु कंट्रोल्स बट नॉट इन पावर. समवन हु कंट्रोल्स बट नॉट इन पावर. हम कभी कभी कहते हैं ना, शरद पवार इज द बैक सीट ड्राइवर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी मुझे आके कुछ बताना नहीं है, समझ लो. बैक टू स्क्वायर वन, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. Sir, I have read logical reasoning. Now I have to go back to square one. मतलब सर मैं all over again start करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ. और एक एग्जांपल दे दो. सर, I made a beautiful paneer tikka, but the problem is the paneer were not good quality. So I had to start back to square one. मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी. Back to the drawing board. When an attempt fails, and it's all over to start all over again, and it's time to start all over again. Back to drawing board का मतलब सिंपल होता है बच्चों कि अगर आपने कुछ चीज शुरुआत की है और वो ठीक तरह से नहीं हुई तो उसको फिर से शुरुआत करने के लिए, ये ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है ना बच्चों, याद रखना. जहां पर है ना, बोर्ड का मतलब होता है जहां पर बैठ के प्लानिंग की जाती है. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. नेक्स्ट, barking up the wrong tree, not breaking, sorry. Barking up the wrong tree. What do you mean by barking up the wrong tree? Very simple. A mistake made in something you are trying to achieve. A mistake made in something that you're trying to achieve. मैं आपको बताता हूँ. Barking का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, जो अपने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके barks होते हैं. ठीक है, the hands of the trees जिसको हम कहते हैं. अगर आप किसी पेड़ का गलत बार्क काटोगे तो शायद वो पेड़ मर भी सकता है, या तो आपने जिस बार्क को काटना था वो नहीं काटा और आपने दूसरे बार्क को काटा. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. अ मिस्टेक मेड व्हाइल डूइंग समथिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग. आप कुछ कर रहे हो और आपने कोई गलती कर दी तो आप बोलोगे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. नेक्स्ट, 71st पे ध्यान दो. बाकी सब आपको लिखना है. Okay, do not miss any of the idioms that are mentioned in this video. बच्चों ध्यान देना. Beating around the bush, बहुत ही फेमस idiom है ये. इसका मतलब सिंपल है, भैया जो सवाल आपको पूछा गया उसका जवाब दो ना. यहाँ वहां की बातें क्यों कर रहे हो आप?
आपकी मम्मी पूछती है बेटा कल तू लेट आया तो इसका रीजन क्या है? मम्मा मैं फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ रहा था, मैं फिर ट्रैफिक में अटक गया था। मम्मा पूछ रही है कि आपको, आपकी मम्मी पूछ रही है कि बेटा तू लेट क्यों आया। मुझे ये नहीं जानना है कि उसके आजू बाजू क्या हुआ। ओके, मैंने आपको अगर कहा कि आपको आर्टिकल पढ़ना है, सर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है आर्टिकल, तो फिर दूसरे के फोन पे से क्यों नहीं आपने डाउनलोड करके पढ़ा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड नॉट स्पीकिंग, क्योंकि यू आर रनिंग अराउंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 73rd पे ध्यान देना, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इसका मतलब होता है दो चीजों में अटक जाना, स्टक बिटवीन टू वेरी बैड सिचुएशंस और ऑप्शंस। Understood? This is not important, may not come in your examination, so I'm removing it from the highlighter. ठीक है, 75th पे ध्यान दो, बिटवीन द कप एंड द लिप्स ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। आप अगर कुछ अचीव करने वाले ही हो तो उसको कहते हैं बिटवीन द कप एंड द लिप्स। सर बस और कुछ दिनों की बात है, बिटवीन द कप्स ऑफ द लिप्स आई एम गोना बी एन ऑफिसर। बस कुछ ही वक्त का बात है, मैं एक ऑफिसर बनने वाला हूँ। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन अचीव, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन अचीव, इसका मतलब ये बहुत सिंपल है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन अचीव, हम कभी कभी कहते हैं ना लोहे के चने चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। भाई उतना ही चबाओ जितना आप खा सकते हो, या उतना ही निवाला लो जितना आप चबा सकते हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन फुलफिल। बाइट योर टंग, ये बहुत ही फेमस इडियम है। बाइट योर टंग का मतलब होता है, बच्चों आपको भी पता है, जबान काट लेना। जबान काट लेने का मतलब हमारे हिंदी में होता है कि जबान काटने से क्या होता है, हम बोलते हैं भैया आपको किसी ने गाली दे दी है। हमको जब हिकअप्स आते हैं, उचकी आती है, तो हम कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में बाइट योर टंग का मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग। ठीक है, सर आई बिट माय टंग इन द इंटरव्यू व्हेन आई अंडरस्टूड दैट आई एम ओवर स्पीकिंग। मैंने अपनी जबान काट ली जब मुझे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी इंटरव्यू में। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट का तो मतलब पता ही है आपको, इट मीन्स इन राइटिंग। ब्लड इज थिकर देन वाटर, फैंटास्टिक इडियम, इसको नोट कर लो बच्चों, इसके आने के चांसेस हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ओके, व्हेन आई से ब्लड इज थिकर देन वाटर, अंडरस्टैंड दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर का मतलब होता है कि खून पानी से गाढ़ा होता है। खून पानी से गाढ़ा होता है, इसका मतलब क्या बच्चों, मैं समझाता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे फैमिली मेंबर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन माय फ्रेंड्स, ये तो सबको पता है। आपके फैमिली में आपके फैमिली मेंबर्स आपके दोस्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। आई हैव वांटेड टू सेव माय फैमिली मेंबर बट आई सैक्रिफाइस माय फ्रेंडशिप। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बच्चों ये भी लिख लो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है, लिख लो, हैविंग नो स्टैंड। जो इंसान अपने जो बात करता है उसके ऊपर खड़ा नहीं रहता, उसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हैविंग नो स्टैंड। ब्रेक अ लेग, okay, write this down, break a leg. Now what does break a leg means? Break a leg का मतलब होता है a superstitious way to say good luck without saying good luck. इसका मतलब आप किसी को अगर गुड लक बोल रहे हो बट विदाउट सेइंग द वर्ड गुड लक, सिंपल बताता हूँ, यू गोना, आई विश यू दैट यू ब्रेक अ लेग टुडे व्हेन यू गो एंड गिव योर एग्जाम। ब्रेक अ लेग मतलब पैर तोड़ना नहीं होता, आप किसी को गुड लक विश कर रहे हो, ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट 86 पे ध्यान दो, 86 पे, बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब होता है नेचुरली, सर्टनली, यस डेफिनेटली सर आई विल डू इट, सर जरूर। बाय ऑल मीन्स का मतलब सर होगा डेफिनेटली। ओके, 88, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स दैट मीन्स इरेगुलरली।
जो इंसान इरेगुलर होता है उसको हम बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय ऑल मीन्स। सर बाय हुक और बाय क्रुक आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ओके। कॉल स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब होता है स्ट्रेट टॉक्स, जो है वो बोलो ना भाई, सीधी बातें करो, डोंट रन अराउंड द बुश। कॉल अ स्पेड मतलब जो है वो बोलो, एज सिंपल एज दैट। फ्यू मोर एंड देन आई विल स्टॉप। कास्ट आयरन स्टमक का मतलब होता है एक इंसान जो जिसको जो भी दो वो खा लेगा। Someone who has no problem or complication or ill effects with eating anything, एक इंसान जिसे जो भी दो वो खा लेगा, उसको बोलते हैं cast iron stomach, someone who has no problem, complications or ill effects. All right students, so we have done 100 most important idioms. मैं और idioms continue करूंगा, do not worry, I'll be taking more than approximately 500 idioms जो आपको काम आएंगे। लास्ट idiom पे ध्यान देना, chew someone out, verbally scold someone। chew someone out मतलब होता है किसी को किसी पे चिल्ला देना, ठीक है। एक लास्ट idiom ध्यान देना, cats and dogs का मतलब होता है heavy rain, बारिश के सीजन में हम बोलते हैं cats and it is raining cats and dogs, इसका मतलब बहुत ही तूफानी बारिश के लिए। ओके, ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, बी इन टच ऑन स्मार्टली यूट्यूब चैनल। इससे क्या हो रहा है कि वी आर इन टच विद मेनी स्टूडेंट्स हु आर देयर, जो कोविड-19 की वजह से भी फंसे हैं। एंड इन फ्यूचर आल्सो इफ यू आर गिविंग एनी एग्जामिनेशन, इडियम्स और फ्रेजेस बहुत ही सिंपल होते हैं, दे आर पैथेटिकली सिंपल, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड बस इंग्लिश को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दोगे तो आपको 4 ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई विल शेयर दिस पीडीएफ सून विद यू गाइस, मैं एक लिंक डाल दूंगा एंड यू कैन डाउनलोड द PDF. All right. Chalo, thanks a lot. Wonderful meeting you. God bless you all. Stay in touch. Be happy. And comment box में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलो, बाय बाय।